हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्कॉलरलीज में। मेरा नाम मुस्कान है और आई होप आप सब अच्छे हैं, अपने अपने घरों में सब ठीक हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीटेट 2018 में आए हुए पेपर 2 सोशल स्टडीज सामाजिक विज्ञान की डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सीटेट 2018 का पेपर 2 यानी कि सोशल स्टडीज का पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज या फिर सोशल साइंस के प्रश्नों में और देखते हैं कि हम अपनी नॉलेज को देखते हैं, हम कितना अभी तक हमने कितनी तैयारी करी है। इससे हमारी नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सामाजिक विज्ञान के पेपर में आया हुआ है वो है अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस इज नोन एज, यानी कि स्थल का एक सकरा भाग, एक बहुत ही पतला हिस्सा, स्थल का एक बहुत ही पतला हिस्सा जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो हमें पहले प्रश्न में जो सबसे सही उपयुक्त विकल्प लगता है हमें वो चुनना है और हमें अपना जवाब टिक करना है, यानी कि मार्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस इज नोन एज। स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो एक बहुत ही पतला सा हिस्सा जो दो लैंड मासेस को यानी कि दो भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, दो मैदानों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है इस्थमस यानी कि स्थल संधि, आइलैंड यानी कि द्वीप, बे यानी कि खाड़ी, चौथा स्ट्रेट यानी कि जल संधि। तो इसका आंसर है सबसे पहला ऑप्शन यानी कि सबसे पहला विकल्प स्थल संधि यानी कि इस्थमस। तो इस्थमस एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा नैरो स्ट्रिप है, एक ऐसे सकरा भाग है जो दो बड़े बड़े पहाड़ों को या दो बड़े बड़े लैंड मासेस को एक दूसरे से जोड़ता है। तो आंसर है पहला ऑप्शन इस्थमस यानी कि स्थल संधि। देखते हैं दूसरा प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज स्मॉलेस्ट इन साइज? तो निम्नलिखित में से, इन सभी विकल्पों में से कौन सा महाद्वीप, कौन सा कॉन्टिनेंट आकार में यानी कि साइज में सबसे छोटा है? सबसे पहला है दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका, सेकंड ऑप्शन इज अफ्रीका और अफ्रीका, थर्ड इज यूरोप और यूरोप, और फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया। तो इन सब में से जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जिसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, जिसके बारे में हमें सबको पता होना चाहिए, वो है चौथा विकल्प यानी कि ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एट द अपर प्राइमरी स्टेज सोशल साइंस कंप्राइजेज ऑफ। सबसे ऊपर, सबसे उच्च प्राथमिक स्तर पर, सबसे ऊपर प्राइमरी स्टेज पे, अपर प्राइमरी स्टेज पर सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट्स शामिल है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें आते हैं सामाजिक विज्ञान में अपर प्राइमरी लेवल पे? तो सबसे पहला ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। सेकंड ऑप्शन इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। थर्ड ऑप्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशियोलॉजी यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र। और चौथा ऑप्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या साइकोलॉजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या मनोविज्ञान। तो इसका उत्तर है विकल्प 2 यानी कि ऑप्शन 2, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो अपर प्राइमरी लेवल पर यानी कि जो हमारी प्राइमरी से ऊपर क्लासेस होती हैं, छोटे बच्चों से ऊपर जो क्लासेस होती हैं, तो उसमें सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो ये चारों सब्जेक्ट्स सेकेंडरी क्लासेस के लोग, हायर क्लासेस के लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंडक्टिव लर्निंग इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस, यानी कि आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है कि किसके ऑपोजिट है, किसके उल्टा है। इस तरीके की लर्निंग यानी कि आगमनात्मक अधिगम इनमें से किस विधा का विरोधाभासी है, यानी कि कौन सी ट्रेनिंग का या कौन सी लर्निंग का, कौन सी पढ़ाई के एकदम विपरीत है, उल्टा है। सबसे पहला है स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, यानी कि संरचनात्मक परीक्षण, जिसमें हम स्ट्रक्चर यानी किसी भी पढ़ाई के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, उसके एकदम डेप्थ में जाकर उसके बारे में समझते हैं। सिमुलेशन यानी कि अनुकरण, यानी कि जब हम किसी चीज का नाटक करते हैं, किसी चीज की नकल उतारते हैं, किसी ट्रेनिंग की या किसी पढ़ाई की का रोल प्ले करते हैं। थर्ड, मास्टरी लर्निंग, यानी कि निपुणात्मक अधिगम, जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर पढ़ाई को लेकर, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। लास्ट ऑप्शन इज एक्सपोजिटरी टीचिंग, यानी कि व्याख्यानात्मक शिक्षण। इसका मतलब है कि जिसमें हम व्याख्या के ऊपर ध्यान देते हैं, ज्यादा उसके मूल के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसके अर्थ पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो 34th क्वेश्चन का आंसर है एक्सपोजिटरी टीचिंग। तो इंडक्टिव लर्निंग जो है वो किसके ऑपोजिट है, एक्सपोजिटरी टीचिंग के ऑपोजिट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को, ये दोनों सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है, ए और बी को, और हमें देखना है कि हमें इन दोनों में से सही कौन सा लगता है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच, यानी कि बहुत ही गहरे तरीके से किसी चीज के बारे में सोचना, रीजन के ऊपर जाना कि उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो क्या प्रमोट करती है, द बिल्डिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। तो क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो हमारे किसी चीज का बेसिक है वो क्लियर होता है, हम उस चीज को अप्लाई करते हैं, उस चीज को प्रयोग करते हैं अपनी डेली लाइफ में और एक्सपैंड करते हैं, यानी अपने आइडियाज को विस्तार में लाते हैं, अपने आइडियाज को और ज्यादा बढ़ाते हैं और एक्सपैंड करते हैं। तो आलोचनात्मक थिंकिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग इन सब चीजों को बढ़ावा देती है या नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, it does not help in understanding and evaluating arguments and belief of others। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। तो क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से हम दूसरों की विश्वास को, दूसरों के इंटरेस्ट को परख पाते हैं और उनको समझ पाते हैं और मूल्यांकन कर पाते हैं, उनकी तुलना कर पाते हैं कि वो सही बोल रहे हैं या गलत। तो ऐसा मदद करती है या नहीं करती है। तो आइए अब विकल्प देखते हैं। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, यानी कि ए असत्य है और बी सत्य है। दोनों ए और बी फॉल्स हैं, दोनों ए और बी असत्य हैं। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी दोनों सत्य हैं। ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ए सत्य है और बी असत्य है। तो इन चारों में से आंसर है ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, यानी कि ए जो है हमारा सच है और बी जो कथन है हमारा वो असत्य है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच सभी धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से हम अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हैं, अपना बेस स्ट्रांग बना सकते हैं, हम डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं और एक्सपैंड करते हैं, यानी कि खुद के आइडियाज को भी बढ़ाते हैं। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड कथन है,
इसमें बोल रहे हैं कि हम दूसरों के विचारों को नहीं समझ पाते, ऐसा नहीं है, हम दूसरों के विचारों को भी समझते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, तो इसमें मदद करती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। व्हाट इज एन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एम्पेरिकल एविडेंस, यानी कि अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है, कि एम्पेरिकल एविडेंस क्या होता है। पहला ऑप्शन, अ न्यूमेरिक अप्रोच फॉर रिसर्च। रिसर्च का मतलब है अनुसंधान करने के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण। तो ये एक तरीका है, ये एक दृष्टिकोण है, एक दिशा है देखने की कि हम कैसे संख्यात्मक संख्या में हम कैसे उसकी रिसर्च करें, यानी नंबर्स में कैसे हम उसको रिसर्च करें, किसी चीज के बारे में कैसे अनुसंधान करें। डेटा मेजर्ड इन मेट्रिक यूनिट्स, यानी कि मेट्रिक इकाइयों के मापे गए आंकड़े, यानी कि जो डेटा, यानी कि जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है हम उसको किस तरीके से मैट्रिक इकाइयों में मापते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, डेटा गैदर्ड यूजिंग रिलायबल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। तो हम जब एक साथ सारा इंफॉर्मेशन, एक साथ सारा हम अपना डेटा कलेक्ट कर लेते हैं रिलायबल मेथड यूज करके, यानी कि ट्रस्ट वर्दी, जिन पर हम रिलाय कर सकते हैं, जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, उन मेथड्स को यूज करके हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो क्या वो होता है एम्पेरिकल अनुभवजन्य साक्ष्य, या फिर डेटा गैदर्ड इन द रियल वर्ल्ड थ्रू द सेंसेस, यानी कि इंद्रियों, अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपने 5 सेंसेस के माध्यम से हम जो वास्तविक दुनिया यानी कि रियल वर्ल्ड में डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्या वो होता है एम्पेरिकल एविडेंस। तो 36 का आंसर है यस, फोर्थ ऑप्शन, डेटा गैदर्ड इन द रियल वर्ल्ड थ्रू द सेंसेस, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मॉडल्स और रेप्लिकाज ऑफ फिजिकल फीचर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग, यानी कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल और प्रकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं, यानी पढ़ाने के लिए, टीचिंग करने के लिए हमारे कौन से भौतिक विशेषताएं हैं जो बहुत ज्यादा उपयुक्त हैं। अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की यानी कि भूगोल की, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान जिसे बोलते हैं, हिस्ट्री यानी कि इतिहास की। तो 37 का आंसर है राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, कि हमें अपनी डेली लाइफ की चीजों का यूज करना इन चीजों को अच्छे से आना चाहिए, तो वही हमें पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान सिखाती है। Next question. The collection of weather information from the local newspaper is an example of which type of resource? स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। जब हम मौसम के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं अपने घर पे आने वाले अखबार से, तो वो किस स्रोत का एग्जाम्पल है, किस स्रोत का एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण है। पहला है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, थर्ड टर्शरी यानी कि तृतीयक, फोर्थ बोथ प्राइमरी एंड टर्शरी, दोनों प्राथमिक और तृतीय दोनों। तो इसका आंसर है सेकेंडरी यानी कि द्वितीय। तो ये प्राइमरी नहीं सेकेंडरी सोर्स है जहां से हम अपने मौसम की जानकारी इकट्ठी करते हैं, तो ये एक सेकेंडरी सोर्स है ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। Next question, in which type of classroom the students with learning disabilities learn alongside other students? कौन से तरीके का क्लासरूम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स यानी कि बच्चे जो होते हैं वो जो अलग तरीके के बच्चे होते हैं, जिनके जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, जिनको कोई ना कोई दिमाग की या कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है, तो वो दूसरे बच्चों के साथ नॉर्मल पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो उस तरीके के क्लासरूम को हम क्या बोलते हैं, जिसमें सारे स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को हम इक्वली ट्रीट करते हैं, सेम अधिकार देते हैं और एक तरीके से ही पढ़ाते हैं। तो सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की शिक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं।
तो सबसे पहला है स्पेशल यानी कि विशेष, इसे हम एक विशेष तरीके का क्लासरूम बोलते हैं। सेकंड इंक्लूसिव यानी कि समावेशी, जिसमें हम सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। तीसरा है मॉडर्न यानी कि आधुनिक, क्या इसे हम आधुनिक प्रकार का क्लासरूम बोलेंगे। या फिर चौथा एक्सक्लूसिव यानी कि अनन्य। तो इसका आंसर है, इसका उत्तर है सेकंड ऑप्शन, सेकंड विकल्प यानी कि इंक्लूसिव समावेशी, जिसमें हम सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एक साथ शिक्षा देते हैं, चाहे वो सीखने की अक्षमता रखने वाले शिक्षार्थी हो या फिर नॉर्मल बिना किसी डिसेबिलिटी के, बिना किसी प्रॉब्लम वाले बच्चे हो। तो ये इस क्लासरूम को हम बोलते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज गिवन द फॉलोइंग थ्योरी। तो इन सभी विकल्पों में से किस इंसान ने ये थ्योरी दी है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। तो पहले हम थ्योरी की कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने विकल्प पढ़ेंगे कि कौन कौन है जिन्होंने जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। All children go through the same sequence of development but at different rates. Therefore, teacher must plan activities for individual children and small groups, not just for the class as a whole. तो सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, सारे बच्चे जो होते हैं सेम रेट ऑफ डेवलपमेंट से गुजरते हैं, सभी बच्चों की एक तरीके की ग्रोथ होती है, एक तरीके की डेवलपमेंट होती है, लेकिन अपने अपने स्तर पर, अपने अपने विभिन्न दरों से। इसीलिए शिक्षक को पूरी तरह से शिक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो इसीलिए जो शिक्षक है हमारा, जो पढ़ा रहा है, उसको सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करानी चाहिए, जिसमें छोटे छोटे ग्रुप्स बने क्लास में, छोटे छोटे समूह बने क्लास में, और इसमें सबका इक्वल पार्टिसिपेशन हो, सब एक तरीके से, एक समान तरीके से पार्ट ले। सिर्फ पूरी क्लास के लिए नहीं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे तो इसपे सब बच्चों पर ध्यान इक्वल जाएगा। तो किसने दी है हमें थ्योरी, पहला विकल्प है डी पर्सल, सेकंड ऑप्शन है जे एच बेल, थर्ड जीन पियाजे, फोर्थ सी एल ऑर्गन। तो फोर्थ है सी एल ऑर्गन। तो ये थ्योरी हमें दी है जीन पियाजे ने कि हमें सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और शिक्षक को ऐसी एक्टिविटीज बनानी चाहिए, ऐसे टास्क कराने चाहिए, ऐसे खेल खिलवाने चाहिए क्लास में जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, पढ़ाई के अकॉर्डिंग ही हो और एकेडमिक से रिलेटेड हो, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए कराने चाहिए ताकि सबकी इक्वल पार्टिसिपेशन हो और इससे पूरी क्लास की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड। शिक्षा कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो प्रमोट करने के लिए कि क्लास में कोऑपरेटिव लर्निंग हो, यानी सब बच्चे आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे का साथ दे। तो इसके लिए एक टीचर को उनको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स देने चाहिए, गिव देम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, उन्हें व्यक्तिगत योजनाएं दे, उनको पर्सनल यानी कि हर एक बच्चे को सिचुएशन दे, ऐसी स्थितियां दे जिनको वो खुद से सॉल्व करेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल को, हर एक बच्चे को। सेकेंड ऑप्शन, डिवाइड द क्लास इन स्मॉल ग्रुप्स फॉर वर्क, काम के लिए कक्षा को छोटे छोटे समूह में विभाजित करे, छोटे छोटे ग्रुप्स डिवाइड कर दे क्लास में ताकि बच्चे अपना काम अपने ग्रुप के साथ करे। प्रोवाइड देम विद वेरियस सोर्सेज टू डू द प्रोजेक्ट, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, उनको अलग अलग सोर्सेज दे, अलग अलग इंफॉर्मेशन दे, डेटा दे कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए, काम कंप्लीट कर पाए, अपना काम पूरा कर पाए। फोर्थ ऑप्शन, एंगेज स्टूडेंट्स इन डिबेट एंड डिस्कशंस, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। डिबेट और डिस्कशन के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, डिबेट और डिस्कशन करने से सब पार्ट भी लेते हैं, और जो बच्चा नहीं भी पार्ट लेता, जो नहीं भी बोलता, वो भी अपना विचार, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखता है आगे। तो छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। तो आपके अनुसार कौन सा विकल्प सही होना चाहिए।
तो आपके और मेरे अनुसार ऐसा मुझे लगता है कि डिवाइड द क्लास इन स्मॉल ग्रुप्स फॉर वर्क। काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में अगर हम विभाजित करेंगे तो इसमें आपस में सब एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, और काम ज्यादा अच्छे से होगा। तो हम आपस में एक दूसरे की बातों को भी समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और कोऑपरेटिव लर्निंग होगी। Next question. A self-guided, self-disciplined thinking which attempts to reason at the highest level of quality in a fair-minded way is called। तो एक आत्मनिर्देशक यानी कि खुद से जो हम निर्देश दे रहे हैं अपने आप को, खुद को हम गाइड कर रहे हैं कि हमें कैसे हमारा काम करना है। आत्म अनुशासित यानी हम खुद को अनुशासन में रख रहे हैं, खुद को डिसिप्लिन में रख रहे हैं। एक ऐसी सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, उस सोच को हम क्या कहते हैं? कि हम खुद को गाइड भी कर रहे हैं, हम खुद को अनुशासित भी कर रहे हैं और हम अपनी क्वालिटी भी, अपनी थिंकिंग की क्वालिटी भी बढ़ा रहे हैं, अपने विचारों को भी बढ़ावा दे रहे हैं, उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसी तरह की सोच को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहला जटिल सोच, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग। सेकंड ऑप्शन इंटेलिजेंट थिंकिंग और बुद्धिमान सोच। थर्ड ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच। फोर्थ ऑप्शन क्रिटिकल थिंकिंग और आलोचनात्मक थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच। तो इसका उत्तर है फोर्थ, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच। इसमें हम खुद को गाइड करते हैं, खुद को निर्देशन देते हैं, खुद को डिसिप्लिन बनाते हैं, अपने आप को अनुशासित रखते हैं और हम अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को और ज्यादा इम्प्रूव करते हैं, उनकी क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ाते हैं। Next question. The colors used in the Ajanta caves paintings have been derived from which of the following materials? अजंता गुफा के बारे में हम सभी ने सुना होगा। तो उसके चित्रों में जो इस्तेमाल किए गए रंग हैं वो निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा पौधों और खनिज यानी कि प्लांट्स एंड मिनरल्स, थर्ड है स्लेट, फोर्थ है रिमेन्स ऑफ एनिमल ऑर्गन्स यानी कि पशु के अंगों के अवशेष जो रह जाते हैं, जो बचे हुए उनके अंगों के रिमेन्स रह जाते हैं, अवशेष रह जाते हैं, क्या उनसे मिला हुआ है? तो इसका उत्तर है पौधों और खनिज यानी कि विकल्प 2। तो अजंता गुफा की जो चित्र में इस्तेमाल किए गए रंग हैं वो इस सामग्री से बने हैं यानी कि पौधों और खनिज से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द अर्लीस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन। सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? सबसे पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट किस पर लिखी गई थी? पत्थरों पर, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कागज पर, तीसरा ऑप्शन लकड़ी पर या चौथा ऑप्शन पाम लीव्स पर यानी कि ताड़ के पत्तों पर। तो इसका उत्तर है पाम लीव्स पर यानी कि ताड़ पत्तों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following periods is longest in the human history? इन चारों विकल्पों में से मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि यानी कि काल सबसे लंबी है? तो इन सभी में से कौन सी अवधि है जो सबसे ज्यादा लंबी थी? पहला है मेसोलिथिक यानी कि मध्यापाषाण काल, नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल, मेगालिथिक यानी कि महापाषाण काल या पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल। तो 45 क्वेश्चन नंबर का आंसर है पैलियोलिथिक यानी कि पुरापाषाण काल। तो इन सभी पीरियड्स में से, इन सभी टाइम में से सबसे लंबी अवधि किसकी थी? पैलियोलिथिक की यानी कि पुरापाषाण काल की। अब आगे अगले प्रश्न में हम दो कथनों को पढ़ेंगे, ए और बी को, और इनमें से सही उत्तर का चयन करेंगे। फर्स्ट, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलंदरों के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास ऑफ पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान के कौन से एरिया में लोकेटेड है, हमें ये बताना है कि ये सही है या गलत है। सेकंड, एविडेंसेस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग आर फाउंड हियर। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है खेती और पशुपालन के साक्ष्य यानी कि एविडेंस यानी कि प्रूफ पाए जाते हैं या नहीं? तो पहला ऑप्शन है ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। ए असत्य और बी सत्य है। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। फोर्थ ऑप्शन, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ये दोनों ही कथन, ये दोनों ही विकल्प
सही है कि मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बोलन दरे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, एक फर्टाइल लैंड में स्थित है और यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स हैव बीन फाउंड? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? In which of the following states of India the largest number of Harappan states have been found? तो इनमें से कहां पर सबसे ज्यादा संख्या मिली है? सबसे पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है गुजरात, थर्ड है जम्मू एंड कश्मीर और फोर्थ है पंजाब। तो इसका उत्तर है गुजरात, कि इनमें से इन सभी राज्यों में से गुजरात में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं, यानी हड़प्पन स्टेट गुजरात में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद वाज ओरिजिनली कंपोज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? ऋग्वेद, हमने जो 4 वेदों के नाम पढ़े हुए होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में या ब्राह्मी भाषा में? तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद ओरिजिनली यानी कि सबसे पहले कौन सी भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध महाजनपदास इन द 6th century BC was? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। कौन सबसे पहले रूलर था मगध महाजनपदा का 6th century यानी कि 6ठी शताब्दी में? पहला ऑप्शन प्रसेनजीत, दूसरा बिंबिसार, तीसरा अज्ञातशत्रु या चौथा महावीर। तो इसका आंसर है बिंबिसार, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 jewels ऑफ बुद्धिज्म? अब निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? कौन सा बुद्धिज्म रिलीजन के 3 रत्नों में नहीं आता? पहला ऑप्शन धम्म, दूसरा ऑप्शन अहिंसा, तीसरा संघ या चौथा बुद्ध। तो इसका आंसर है अहिंसा। तो ये हमारे 3 जूअल्स में यानी कि 3 रत्नों में नहीं आता, बुद्धिज्म रिलीजन के अहिंसा नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द राज्यसभा मेंबर्स? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है? सबसे पहला संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता यानी कि जो वोटर्स होते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। सेकंड, लोकसभा के सदस्य। तीसरा, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के सदस्य, विधायक जो होते हैं एमएलएज, वो इलेक्ट करते हैं क्या राज्यसभा के मेंबर्स? या फिर चौथा ऑप्शन, वोटर्स इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। तो इसका आंसर है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया? भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? प्रेसिडेंशियल एंड फेडरल, राष्ट्रपति और संघीय, दूसरा प्रेसिडेंशियल एंड यूनिटरी, राष्ट्रपति और एकात्मक, तीसरा पार्लियामेंट्री एंड फेडरल, संसदीय और संघीय, चौथा पार्लियामेंट्री एंड यूनिटरी, संसदीय और एकात्मक। तो इनमें से कौन सा सिस्टम जो है गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है, कौन सा शासन प्रणाली है जो भारत ने अपनाई है? इसका उत्तर है पार्लियामेंट्री एंड फेडरल, थर्ड ऑप्शन पार्लियामेंट्री एंड फेडरल यानी कि संसदीय और संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट? अनुसूचित जातियों के लिए यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, जो हमारी बैकवर्ड कास्ट होती है, उनके लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं? कितनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनके लिए रिजर्व करी गई हैं? पार्लियामेंट में कितनी सीट्स हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए? तो इसका उत्तर है 1 यानी कि 84। ठीक है, तो इतनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व की गई हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया? तो छुआछूत जो होता है इसको प्रैक्टिस करने की वजह से
भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण, ये जो अस्पृश्यता की प्रथा यानी कि अनटचेबिलिटी का ट्रेडिशन चलता आ रहा है, इनमें से कौन सा अधिकार जो है हमारा, कौन सा फंडामेंटल राइट जो है उसका उल्लंघन किया जाता है? पहला है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार हमसे छीन लिया जाता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि हमारे साथ अगर कोई बुरा बर्ताव करता है तो हम उसके खिलाफ लड़ नहीं सकते, तो ये राइट हमसे ले ली जाती है। या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। या फोर्थ राइट टू इक्वालिटी, कि सबका एक समान होने का अधिकार, समानता का अधिकार ले लिया जाता है। तो इसका उत्तर है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, जो कि हमारी हम सब की, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या जनरल कास्ट हो, हम सबको ये फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम सब एक समान हैं और हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है। Next question. As per the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental right? अब भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव करे तो हमारे को उसके अगेंस्ट अधिकार ना होना, उसके विपरीत अधिकार ना होना। सेकंड ऑप्शन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आजादी का अधिकार, हमारे पास अपनी अपनी मर्जी का धर्म फॉलो करने का अधिकार ना हो, निभाने का अधिकार ना हो। थर्ड राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार। चौथा इज राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। तो इसका उत्तर है राइट टू प्रॉपर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यानी कि संविधान के अनुसार हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है, जो कि एक फंडामेंटल राइट ही नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, एक फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, अस्पृश्यता किसके अनुसार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? जो अस्पृश्यता प्रथा को फॉलो किया जाता है, चलाया जाता है, वो किसके अनुसार, किसके अकॉर्डिंग, किसके आधार पर की जाती है? लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर यानी कि रेस के आधार पर, या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि शारीरिक विकलांगता, जो हमारे फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अनटचेबिलिटी फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर है कास्ट यानी कि हमारी जाति के अनुसार अस्पृश्यता प्रथा को हम भेदभाव करते हैं, हमारी जाति के अकॉर्डिंग हम भेदभाव करते हैं लोगों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? पहला है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, दूसरा गवर्नर यानी राज्यपाल जिसे हम कहते हैं, थर्ड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या चौथा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो इसको जो हमारा चीफ मिनिस्टर है इनको अपॉइंट करते हैं हमारे राज्यपाल यानी कि हमारे गवर्नर, जो कि है सेकंड ऑप्शन द गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर? हु इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर? द चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, एमपी यानी कि सांसद, एमपीज एंड एमएलए सांसद और विधायक, या फिर फोर्थ ऑप्शन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की परिषद। तो इसका उत्तर है एमपीज यानी कि सांसद जो है हमारे मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। तो इससे ऊपर एक और प्रश्न था, हु अपॉइंट्स द गवर्नर, जो कि हमसे रह गया, तो हम अब देख लेते हैं। हु अपॉइंट्स द गवर्नर यानी कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? पहला चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो हमारे कोर्ट के सबसे सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपॉइंट करता है, वो सिलेक्ट करता है, या फिर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, या प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, वो अपॉइंट करता है गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 60, क्योंकि 59 हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री, दूसरा है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति,
तीसरा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, या फिर चौथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इन सभी विकल्पों में से किसको भारत का सबसे पहला नागरिक माना जाता है? द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज राष्ट्रपति, यानी कि द प्रेसिडेंट, विच इज ऑप्शन 2, जो कि विकल्प नंबर 2 है, द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? अब एक स्टेट के अनुसार पूछ रहे हैं कि राज्य के अनुसार सबसे पहला नागरिक किसको कहा जाता है? पहला है होम मिनिस्टर, यानी कि गृह मंत्री, दूसरा गवर्नर यानी कि राज्यपाल, तीसरा चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, या चौथा द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इन सभी विकल्पों में से उत्तर है द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। इनको हम सबसे पहला नागरिक मानते हैं राज्य का, यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जाम इज the current Lok Sabha from 2014 onwards is the वर्तमान लोकसभा, यानी 2014 के बाद अभी तक जो लोकसभा चल रही है वो कौन सी लोकसभा है? पहला 14th 14वीं, सेकंड 15th यानी कि 15वीं, थर्ड 16th यानी कि 16वीं, चौथा 13th यानी कि 13वीं। तो वो है हमारी 16th लोकसभा है, जो 2014 के बाद अपॉइंट की गई है, और जो अभी तक चल रही है वो है 16th लोकसभा। इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सोशल स्टडीज के क्वेश्चंस 2018 के पेपर के डिस्कस करेंगे। प्लीज आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे डालिए और मैं उसको क्लियर करूंगी अगली वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल स्कॉलरलीज। थैंक यू।